अब हम आ जाएं उदान वायु पर। अगर टेक्निकली देखो तो यहाँ पर उदान वायु कर देते हैं। उदान वायु में भी सेम एक्सटर्नल रीजन, साइकोलॉजिकल रीजन एंड स्पिरिचुअल रीजन। उदान वायु का मतलब है अपवर्ड विंड। अपवर्ड विंड का मतलब है ब्रेन का ओवरवर्क, ब्रेन की आवश्यकता से अधिक एक्सरसाइज का होना। तो अगर ब्रेन में ज़्यादा थॉट प्रोसेसिंग चल रही है, हमारी इंद्रियों में ज़्यादा थॉट प्रोसेसिंग चल रही है, तो ये उदान वायु बढ़ जाता है, अपवर्ड विंड बढ़ जाता है। अपवर्ड विंड बेसिकली रीज़न है हमारे, अगर देखो जब हम कोई थॉट प्रोसेस लाते हैं, ओवर थिंक करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ता है वो इसी जगह का पड़ता है, ये पोर्शन। अगर आप देखो तो जितने भी अपवर्ड विंड वाले लोग हैं उनका ये अपर बैक थोड़ा सा बेंड मिलेगा। मुझे आप फोटो तो अपर बैक है, अगर आप बहुत टेक्निकली देखो तो हमारी जो स्पाइन है, जैसे ये स्पाइन है, ये वाली एरिया थोड़ा सा ऐसे मिलेगा हमेशा। हमेशा इनको ये थोड़ा सा बेंड अपने आप को करते हैं। मतलब ये वाला हिस्सा डायफ्राम का है और ये वाला अपर बैक का हिस्सा है। इस हिस्से में तीन चीजें हैं, एक तो डायफ्राम हो गया, एक लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, और ये तीनों चीज सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है। अगर ये तीनों चीज इफेक्ट आ रहा है तो सिर के अंदर पैल्पिटेशन होने लगती, धड़कन बढ़ जाती। ये एक्सट्रीम की बात कर रहा हूं मैं। जब एक्सट्रीम प्रॉब्लम होती है, जैसे उन लोगों को होती है ज़्यादातर जो लोग बहुत विजुअल में फोकस करते हैं, जैसे आंख बंद करके और इस पे फोकस कर रहे हैं, ऐसे करके सांभवी मुद्रा लगा रहे हैं, ज़्यादा जो फोकस अपने ही शरीर के किसी अंग को फोर्सफुल करते हैं, फोर्सफुली अपने ही अंगों में, खास करके सिर और इंद्रियों के हिस्से में, जब आप बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ फोकस करते हैं विजुअल में, तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बढ़ती। अगर आप मेरा एक्सपीरियंस लो तो मैं ब्रीदिंग को और इस जगह को सबसे ज़्यादा फोकस किया करता था 1986 में। 1986 में इतना फोकस करता था कि ये सिर भारी होता था। अब समझो बात को। फिर मैंने अपने एक टीचर को, जिन्होंने बताया था कि ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा, भगवान का दर्शन होता है, क्योंकि आपके दो जगह पर भगवान बैठते हैं, एक तो सांस में, क्योंकि सांस चल रही है तो वही आपको जीवित किए हुए है, तो सांस ही भगवान है, और दूसरा ये मध्य हिस्से में, इसको भ्रू मध्य कहते हैं, और मध्य हिस्से में आप भगवान श्री कृष्ण का निवास है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो श्री कृष्ण जी मिल जाएंगे। अब उसको आप जैसे जैसे ब्रेन वॉश करोगे वैसे वैसे वो चलता जाएगा। मैंने जब उनसे कहा कि इसको देखने से मेरे सिर में भारीपन हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो उन्होंने कहा कि ये होता है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ रही है और परमात्मा की कृपा हो रही है। तो ठीक है भाई, कृपा हो रही है और अच्छी बात है, उसको हमने और अच्छे एटीट्यूड से लिया। फिर बाद में सहन न होने लगे, जब ज़्यादा सिर भारी होने लगा तो हमने और कहा, पूछा एक टीचर से, दूसरे टीचर से जो क्रिया योग के टीचर थे। तो क्रिया योग के टीचर ने कहा कि ये लहरी महाशय का भी थोड़ा सा सिर में भारीपन होता था। भारीपन का मतलब उनका कहने का रहा होगा दर्द का नहीं था, उनका कहने का मतलब का था कि थोड़ा सा हैवीनेस, दर्द नहीं हैवीनेस रहता है। तो अगर आप ढंग से डायग्नोज करो लहरी महाशय की फ़ोटो का, तो मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन उनके चेहरे को देख करके कि हाँ थोड़ा सा हैवीनेस था, ज़रूर था। मैं किसी के कैरेक्टर को एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, नेगेटिव वे में पॉजिटिव वे में। तो मैंने सोचा हाँ ठीक है, थोड़ा भारी रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी साधना तो आगे जा ही रही है। पर
धीरे धीरे बढ़ता गया और मैं उस दर्द का यूज्ड टू हो गया। लेकिन जब मैं सो जाता था, नींद में कोई प्रॉब्लम नहीं, सो जाता था इमीडिएटली, फिर जब सुबह उठता था तो फिर वही चालू। तो मुझे कभी कभी याद आता था कि जब सुबह उठते हैं तो आधा एक घंटा सिर में दर्द नहीं रहता, तो वो स्टेट बहुत अच्छा होता है। क्यों ना इस स्टेट को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि ये नेचुरल स्टेट है। पर वो आता नहीं था, हैवीनेस रहती थी, ना मैं पढ़ पाता था, क्योंकि हैवीनेस में आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे ना कोई चीज़, न तो पढ़ पाओगे न तो कोई चीज़ कर पाओगे, बस आप ब्रीदिंग को और यही फोकस कर रहे हो 24 आवर। फाइनली 10-11 सालों तक यही समस्या रही और बाद में मुझे समझ में आया एक ऋषिकेश की जगह पे कि कोई शायद मैंने आप लोगों को बताया है कि एक इंटरव्यू किसी बाबा के यहाँ देख रहा था। उस इंटरव्यू में उस लेडी ने, या एक्टर या एक्ट्रेस थे, याद नहीं एग्जैक्टली, पर उसने कहा, किसी ने पूछा कि आप बहुत अच्छा रोल लेते हैं विदाउट एनी ग्लिसरीन और एक्टिंग कर लेते हैं, और फिर जब आप रोते हैं 2-3 मिनट बहुत अच्छा भाव ला करके, तो उसके बाद आप कैसे अपने इमोशंस को चेंज करते हैं? क्योंकि जब आप एक इमोशन में रहते हो तो इमीडिएटली इमोशन से आपको बाहर आना आता है, दूसरी एक्टिंग करनी होती। तो उसने कहा कि अगर मैं चेंज नहीं करूंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी, इसलिए क्योंकि मुझे उस इमोशन, उस दायरे में रहना अच्छा ज़रूर लगता है, क्योंकि एक्टिंग है मेरी, वो स्किल है, लेकिन अगर मैं उसी इमोशन में रहूंगी तो मेरी नर्व्स डैमेज होने लगेगी। और वो बहुत यंग थे, एक्ट्रेस शायद कोई थी, याद नहीं है मुझे, पर जैसे ही ये सुना मुझे पूरी की पूरी अपनी प्रॉब्लम समझ में आ गई। मुझे प्रॉब्लम क्या है, मैं 10-11 साल से एक ही पैटर्न को बना करके उसी को बस खींचे जा रहा हूँ, और वो भी मैनुअल, उसमें कोई बहुत एक्सपेरिमेंटेशन और डीपर लेवल की नॉलेज नहीं, डीपर लेवल में जाना नहीं था, केवल वॉच करना और ब्रीदिंग को खींचना खूब दबा करके, मतलब लंग्स की ऐसी तैसी करना, केवल इतना ही पता था मुझे, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आप लोगों में भी ऐसे ही होंगे। बैग पैक किया, इमीडिएट चला आया। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया था मेरी प्रॉब्लम क्या है। माइंड को चेंज नहीं कर पा रहा था, इवन कि कभी कभी मुझे लगता था कि मैं अपने माइंड को ब्रीदिंग से हटा दूं, पर ब्रीदिंग से हटा नहीं पाता था, क्योंकि एडिक्ट हो गया था। कोई भी चीज़ अगर आप, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई भी चीज़ अगर आप एडिक्ट हो गए तो वो आपके लिए हार्मफुल हो गया, क्योंकि आप उस दायरे से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं जो आपने दायरा बना लिया है। और वो ज़रूरी नहीं कि वो नेचुरल हो। नेचुरल दायरे में जब आप नेचर में होते हैं तो आपको बॉडी याद नहीं रहती, खुशी या दुख आपको नहीं होता, आप न्यूट्रल होते हो। और तब से आज तक मैं उस दायरे से बाहर हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कभी अब कोई शंकाएं नहीं होती, क्योंकि मैं डिफरेंट जोन में। मैं तब से किसी गुरु से नहीं मिला हुआ हूँ, गुरु मुझसे मिलते हैं, बहुत सारे टीचर, ये समझने की कि फिलॉसफी क्या है एक्चुअल में। मेरा ये कहने का मतलब है कि उस दौरान जब मैं बहुत स्ट्रेस के दौरान से गुजर रहा था, मेडिटेशन में अपने को मास्टर समझता था, उस समय मेरी उदान वायु चरम पे थी, इतनी चरम पे कि आवाज़ें करते थे तो लोग अगल बगल डर जाते थे। आप लोगों को शायद उदान वायु कुछ है नहीं, इसीलिए जब मेरे पास स्टूडेंट्स या पेशेंट्स आते हैं तो मैं घबराता नहीं हूँ। बहुत कम केसेस होंगे जिसमें मुझे लगा होगा कि बहुत सीरियस है, मुझसे भी ज़्यादा सीरियस, क्योंकि मैं अपने से कनेक्ट करता हूँ, राइट। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ सिंपल इतना है कि इस दायरे को बहुत स्ट्रेस में और खिंचाव मत दो, इस तनाव मत दो। जब इसे लूज छोड़ोगे, रिलैक्स छोड़ोगे,
तो डायाफ्राम ढीला रहेगा। अदरवाइज डायाफ्राम को ऑल द टाइम आप खींचे रखोगे। जब आप डायाफ्राम को खींचे रहोगे तो कभी भी आपका स्टमक एरिया और लिवर एरिया अच्छा नहीं हो सकता। इसीलिए ये एरिया, हमेशा इस एरिया को मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ। अपर बैक, उदान वायु के डिस्टर्ब होने का मतलब होता है हमारा नेवल अपवर्ड होना। समझ लो इसको, हमारी नेवल की शिफ्टिंग अपवर्ड हो गई है, जिसको गर्ड भी कहते हैं, को रिफ्लक्स कहते हैं टेक्निकल जो मेडिकल लैंग्वेज में। अगर डायाफ्राम ऊपर हो गया तो गर्ड, रिफ्लक्स, ये सारी प्रॉब्लम, जैसे खाना खाते हैं तो अटकने लगता है, ये सब होता है। यहाँ न तो भोजन से मतलब है और न ही भोजन की क्वालिटी, न तो भोजन की क्वांटिटी से मतलब है। अगर आप पानी भी, ये जो हमारे हैं स्टूडेंट बूढ़े हैं, ये पानी भी पीते हैं तो इनको अटकता है पानी भी। तो ये वाला ट्रैक इतना ज़्यादा गैस्ट्रिक, इतना ज़्यादा यहाँ दबाव है, अपर हिस्सा है पूरे का पूरा उदान वायु का। क्लियर? यहाँ इंटेस्टाइन से ऊपर का हिस्सा उदान वायु का है। अगर आप टेक्निकली देखो तो यहाँ से ऊपर का हिस्सा है, ये जितने भी ऊपर के हिस्से हैं सबका उदान वायु का है। तो स्टमक एरिया है, स्टमक एरिया से जो इंटेस्टाइन का एरिया कनेक्टिविटी होती है, जो पाइप लाइन है, स्टमक से इंटेस्टाइन में जो एक पाइप कनेक्ट करता है, ये इतने ऊपर सारे के सारे उदान वायु क्षेत्र हैं। और अगर आप कोई भी खाना खाते हैं और यहाँ पर एक्सट्रीम गैस्ट्रिक हो गई तो पानी भी पियोगे तो वो पानी रिफ्लक्स मारेगा, ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जा रहा है ना पानी। खाना भी खाओगे तो ऊपर रिफ्लक्स मारेगा। तो इसी को आप गर्ड बोल देते हो, इसी को आप रिफ्लक्स बोल देते हो। आप जब खाना खाते हो तो आपका ये हिस्सा फूल जाता है, अपर स्टमक एरिया। 90% लोगों को खाना खाने के बाद या खाली पेट कोई खट्टी डकार नहीं आती। 90% क्या, 70% रख लो, खट्टी डकार नहीं आती। केवल ऐसी डकार आती है जो विदाउट स्मेल है, स्मेल नहीं है उसमें। इसका मतलब है कि वो एसिडिटी वाली गैस्ट्रिक नहीं है, वो ऐसी वायु है जो यहाँ अननेसेसरी प्रोड्यूस हो रही है। ये लेयर यहाँ पे कोई एसिड की लेयर नहीं है। अगर एसिड की लेयर होती तब तो खट्टा होता ना, खट्टापन आता, आपको सड़न फील होती। यहाँ पे ये जलन फील होती, यहाँ जलन बर्निंग होएगी, लेकिन नहीं, बर्निंग नहीं हो रही, फिर भी वो ऊपर आ रहा है। इसका मतलब है कि वो रिफ्लक्स, सिंपल रिफ्लक्स है और वायु का दबाव इतना बढ़ गया है